मैं सुमन श्रीवास्तव आर कन्या इंटर कॉलेज झांसी के प्रधानाचार्य हूँ। आज मैं कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपयोगिता विषय पर चर्चा करूँगी। उपयोगिता क्या है, कल की क्लास में हमने आपको संक्षेप में बताया था, एक बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं हम। उपयोगिता किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली मानवीय संतुष्टि है जो मानवीय आवश्यकता को पूरा करती है, जो लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकती है। यह एक अमूर्त धारणा है या वस्तुगत ना होकर आत्मगत होती है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। साफ स्पष्ट है कि उपयोगिता वस्तु में होती है या आत्मगत होती है, ये प्रश्न बड़ा पेचीदा है। फिर भी अर्थशास्त्रियों ने उदाहरण द्वारा यह समझाया, जैसे हम एक गिलास पानी जब पीते हैं, हमको आवश्यकता पानी की हुई, हमने पानी को प्यास बुझाने के लिए पिया, पीने के बाद हमें संतुष्टि होती है। दूसरी बार हम जब गिलास को पानी पीते हैं और संतुष्टि होती है। तीसरी बार हम पीने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि हम पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं। तो ये जो संतुष्टि हमको पानी से मिली, एक गिलास पानी से जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी को उपयोगिता कहा जाता है। अब ये आत्मगत होती है या वस्तुगत होती है, इसके लिए अर्थशास्त्रियों का कहना था कि ये आत्मगत होती है। क्यों? क्योंकि मानवीय संतुष्टि इसकी व्याख्या करता है, मनुष्य बताता है, और हर मनुष्य अलग अलग बताता है कि उसको किस चीज से संतुष्टि मिली, तो ये आत्मगत होती है। इसी उपयोगिता को दो भागों में इसके दो प्रकार बताए गए, एक तो कुल उपयोगिता और दूसरी सीमांत उपयोगिता। इसी उपयोगिता को हम सारणी के द्वारा, ये सारणी कैसे बनाते हैं, ये सारणी क्या स्पष्ट करती है, और फिर इस सारणी को हम रेखा चित्र के माध्यम से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को कैसे समझ सकते हैं बहुत सरल रूप में, उसकी व्याख्या अब हम इस प्रकार करेंगे। बच्चों, ये सारणी आप देख रहे हैं, ये उपयोगिता सारणी है। इसी सारणी को हमने रेखा चित्र से यहाँ पे दर्शाया है। इस सारणी को आप समझिए। हमने उपयोगिता के प्रकार के अंतर्गत कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दो प्रकार आपको बताए, तो हम इस उदाहरण से समझते हैं। ये है उपभोग की गई रोटियों की संख्या, ये रोटियों की इकाइयां हैं 1 से लेकर 7 तक, और इससे हम एक गणना के रूप में चल रहे हैं, मान करके चल रहे हैं कि एक रोटी खाने से हमको 25% संतुष्टि मिलती है, 2 खाने से 20% मिलती है, 3 से 14, 4 से 9, 5वीं रोटी खाने से 5 और 6वीं रोटी पे हमें पूर्ण संतुष्टि हो जाती है और हमारी उपयोगिता 0 हो जाती है। और जब हम इससे ज़्यादा हम खा लेते हैं तो -5 में चले जाते हैं, यानी हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो ये घटता हुआ क्रम हमें दिख रहा है, पहले इसको आप समझिए। पहली रोटी हमने खाई, उपभोग की पहली रोटी से हमें 25% संतुष्टि प्राप्त होती है, दूसरी रोटी से 20। ये घट क्यों गया? स्पष्ट है कि एक रोटी खाने से जो पेट हमारा खाली था, कुछ तो भोजन पेट में गया, एक रोटी गई तो हमारी कुछ तृप्ति हमको हुई। उसके बाद जब हम 2 खा लेते हैं तो 20% और हमारा पेट भरता है और हमें संतुष्टि और मिलती है। उसके बाद जब हम और खाते हैं, तीसरी रोटी खाते हैं तो ये देखो संतुष्टि कम होती चली जाती है, तृप्ति हमारी कम होती जाती है। और 6वीं रोटी आते आते जब हम 5 रोटी खा लेते हैं और उसके बाद 6वीं रोटी में हम बिल्कुल भी संतुष्ट हो जाते हैं, हमारा पूरा पेट भर जाता है। और 7वीं रोटी जब हमारे सामने आती है तो वो -5 में चला जाता है, यानी हमारे लिए नेगेटिव रिएक्शन देता है, हमें वो नुकसान करने लगता है। जहाँ यहाँ ह्रास हो रहा है, संख्या तृप्ति की कम होती जा रही है, उपयोगिता कम होती जा रही है। इसीलिए मार्शल ने कहा था, प्रोफेसर मार्शल का ये कहना था कि उपयोगिता हमेशा ह्रास नियम लागू होता है, यानी घटता है। किसी भी चीज़ का हम उपयोग करते हैं तो हमारा मन भरता जाता है और उस उपयोगिता का ह्रास हो जाता है। अब यहाँ कुल उपयोगिता कैसे हम ज्ञात करते हैं? कुल उपयोगिता हमने 25
25% हमको पहली रोटी में संतुष्टि मिली, दूसरी रोटी में हमको 20 मिली। तो 25 और 20 को जब हम जोड़ देते हैं, उसका योग कर देते हैं, तो 45 आ गया। यानी एक एक इकाइयों का उपभोग करते करते जब उसका हम जोड़ करते हैं, योग करने लगते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो वो कुल उपयोगिता होती जाती है। यानी उपयोगिता वृद्धि दिखाता है और सीमांत उपयोगिता माइनस में जाता है, यानी ह्रास दिखाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहली रोटी में जहां कुल उपयोगिता 25 थी, वही छठी रोटी में आकर के वो 73 की 73 हो जाती, यानी सबका योग हो जाता। सारी रोटियों की इकाइयों का योग कुल उपयोगिता हो गई। ये बढ़ते हुए क्रम में होता है और ये घटते हुए क्रम में होता है, दोनों में विपरीत संबंध होता है। इसी चीज को ग्राफ से यानी रेखा चित्र से एक बार में कैसे दिखाया जा सकता है, कैसे एक बार में स्पष्ट किया जा सकता है, वही। तो एक्स अक्ष पर हमने रोटी की इकाई दिखाई और वाई अक्ष पर हमने उपयोगिता दिखाई, जिसमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों है। ये आपकी सीमांत उपयोगिता है। जैसे जैसे हम रोटियों को खाते गए और छठवीं रोटी पे आके हमारी पूर्ण संतुष्टि बिंदु हमें प्राप्त हो जाता है, यानी हमारा तृप्ति की सीमा का अंत हो जाता है, यानी उपयोगिता यहाँ समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब कुल उपयोगिता में हम वृद्धि की ओर बढ़ते हैं, जैसे 25, 45, इस तरह से जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो हम ये देखते हैं 73 पे आके, यानी डी बिंदु में 73 पे आके डी बिंदु पर कुल उपयोगिता हमें प्राप्त होती है। फिर जब डी को 20 से मिला देते हैं, यानी इस कुल उपयोगिता को शून्य बिंदु पूर्ण संतुष्टि से मिला देते हैं लंबवत, तो हम क्या पाते हैं, एक ही बिंदु पर कुल उपयोगिता और पूर्ण संतुष्टि बिंदु यानी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। उसके बाद ये ऋणात्मक हो जाता है, ये ऋणात्मक, यहाँ ह्रास नियम लागू हो जाता है और यहाँ ऋणात्मक हो जाता है। तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि सीमांत उपयोगिता जो हमने नीले रंग से दिखाया है, ये घटते हुए क्रम में दिख रहा है और कुल उपयोगिता बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। और जिस बिंदु पर शून्य प्रतियोगिता होती है, पूर्ण संतुष्टि होती है, उसी बिंदु पर कुल उपयोगिता पाई जाती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयोगिता वक्र ये स्पष्ट कर देता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता एक ही बिंदु पर प्राप्त होता है। ये सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम में होता है और कुल उपयोगिता बढ़ते हुए क्रम में होता है। इस पूरे ग्राफ को, इस पूरे सारणी के द्वारा ग्राफ को समझने पर हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे कि उपयोगिता के अंतर्गत सीमांत उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता क्या है और इसको रेखा चित्र से कैसे स्पष्ट किया जा सकता है। इसके आगे इन दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, और विस्तार से हम अगली कक्षा में कल पढ़ेंगे। और आप लोग इससे संबंधित जो भी जिज्ञासा हो, कल हमको क्लास में पहले पूछिएगा, हम पहले उसका उत्तर देंगे, फिर आगे के पाठ में जाएंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा।